नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम वर्ष, सेमेस्टर 2, कोर 5, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग शब्द शक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण को पढ़ा था। काव्य लक्षण के अंतर्गत हमने संस्कृत के आचार्य द्वारा निर्धारित काव्य लक्षण, हिंदी के आचार्य द्वारा निर्धारित काव्य लक्षण और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित काव्य लक्षणों पे हमने चर्चा की थी। अब इसके पश्चात हम शब्द शक्ति के विषय में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। महाभाष्य का कथन है कि प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते, अर्थात संसार में पदार्थ की प्रतीत कराने वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो शब्द का अर्थ ध्वनि, वाक्य, पद, कथन ये सब भी होते हैं। इसी तरह कवि चिंतामणि ने भी विचार स्पष्ट किए हैं, जो है जो सुनी परे सो शब्द है, समझी पड़े सो अर्थ, अर्थात जो सुन पड़े वो शब्द है और उससे जो समझ में आवे वो अर्थ है। शब्द सार्थक भी होते हैं और निरर्थक भी, परंतु काव्य के भीतर कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता है। शब्द या शब्द समूह जब प्रयोग के उपयुक्त होता है या प्रयोग की योग्यता प्राप्त कर लेता है तभी वह पद कहलाता है। अतः पद प्रयोगार्थ सार्थक शब्द या शब्द समूह होता है। प्रायः शब्द और पद समान ग्रंथों में भी प्रयुक्त होते हैं, परंतु प्रयोग में आया सार्थक शब्द ही पद है। वाक्य वह पद समूह है जो पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करता है। यदि हम शब्द की शक्ति पर विचार करें तो शब्द की जो शक्ति होती है वो असीम होती है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि आचार्य चटनी का नाम लेते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके अर्थ का ध्यान आते ही इस तरह का प्रभाव जो है हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। उसी तरह से जैसे भूत या सांप शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का संचार होता है, ये प्रभाव जो होता है वो अर्थगत होता है, यानी शब्द के अर्थ के कारण उत्पन्न होता है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का यह अर्थगत प्रभाव पड़ता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। यानी शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये शब्द और अर्थ का संबंध है। शब्द या उसका अर्थगत व्यापार है। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें तो शब्द अपने विस्तृत अर्थ में केवल पृथक शब्दों का ही द्योतक नहीं होता, वरन उसके अंतर्गत वाणी का समस्त व्यापार जो है वो सम्मिलित हो जाता है। इस दृष्टि से वाक्य भी शब्द के अंग ही माने जाएंगे और शब्द वाक्यों की सार्थकता जो है वो उसके अर्थ में होती है। अर्थवान शब्द ही वाक्य शब्द कहलाते हैं। जिस शक्ति या व्यापार के द्वारा अर्थ का बोध होता है उसे ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो जितने प्रकार उस शब्द के अर्थ होंगे उतने ही प्रकार के शब्द की शक्तियां भी होंगी। तो शब्द के प्रायः 3 प्रकार के अर्थ माने गए हैं। पदवाचक, अभिलाक्षणिक, व्यंजक 3 विधान। ताते वाचक भेद को पहले करो बखान। इस पंक्ति के आधार पर शब्द के 3 अर्थ यहां देखने को हमें मिलते हैं। पहला वाच्यार्थ या अभियार्थ, अर्थात मूल अर्थ है जो प्रायः कोशों में हमें मिलता है। जैसे अश्व का अर्थ घोड़ा,
होता है और गर्दभ का जो अर्थ होता है वो गधा होता है। ये किसी पदार्थ, भाव या क्रिया की ओर निश्चित संकेत करते हैं। दूसरा जो है वो है लक्ष्यार्थ या लाक्षणिक अर्थ। जैसे किसी मनुष्य के लिए यदि हम कहते हैं कि वह गधा है, तो इसका ये अर्थ होगा कि वो गधे के समान मूर्ख है। तीसरा जो है वो है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ जो होता है, जैसे उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं कि संध्या हो गई, तो यह वाक्य एक भौतिक घटना की ओर संकेत करता है और इसका एक अन्य अर्थ भी ध्वनित होता है। व्यंग्यार्थ में उसका जो अर्थ होता है वो ना होकर बल्कि उसका एक भिन्न अर्थ जो है वो ध्वनित होता है। जैसे संध्या हो गई तो इससे क्या अर्थ निकलेगा, जैसे विद्यार्थियों के लिए पाठ बंद कर देना चाहिए, गृह लक्ष्मी के लिए दीपक जला लेना चाहिए। तो इन तीन अर्थों के अनुकूल ही शब्द की तीन शक्तियां मानी गई हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पहला है अभिधा शब्द शक्ति। जिस शक्ति से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तर्क संकेती तायथर्स बोधनादि ग्रामाभिधा। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा अर्थ की बोध्यता जो है कुछ आधारों पे ही होती है और ये आधार जो है वो लोक प्रसिद्धि पर आधारित होते हैं, अर्थात मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति होती है उसे ही अभिधा शक्ति कहते हैं। मुख्य होने के कारण अभिधा शक्ति को मुख्य या अग्रिमा भी कहा गया है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि आचार्य देव ने अभिधा को सबसे मुख्य शब्द शक्ति माना है और उन्होंने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा कालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो उनके मत में उत्तम काव्य जो है वो अभिधा में ही रहती है और उसी से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी मत है कि अभिधा तथा वाच्यार्थ का ही महत्व जो है वो सर्वोपरि होता है। शब्द शक्ति का दूसरा भेद है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का ही व्यापार रहता है। व्यंजना में अर्थ और भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है, इसका मूल अर्थ से कोई संबंध ही नहीं होता है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, अपेक्षार्थ भी कहते हैं। आचार्य मम्मट ने व्यंग्यार्थ की प्राप्ति के लिए वक्ता, ग्राहक, ध्वनि विकार, वाक्यान्वय, वाच्य, सानिध्य, प्रकरण देश, काल आदि की विशिष्टता को आवश्यक बताया है और उनका कथन है कि इन्हीं के आधार पर किसी शब्द का अभिधा या लक्षणा से विभिन्न भेद ध्वनित होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, फली सकल मन कामना लुटियो अगणित चैन, आजू ऊंचे हरि रूप सखी भयो प्रफुल्लित नैन। इन पंक्तियों में हम देखें तो यहाँ पर फली, लुटियो, ऊंचे में लक्षणा से अर्थ निकलता है और पूरे का व्यंग्यार्थ यह हुआ कि दर्शन से हमें बड़ा आनंद मिलता है। तीसरी शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। तो लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बाधा या व्याघात के होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहां अन्य लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है वहां पर लक्षणा शक्ति काम करती है। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ बाधा या व्याघात के उत्पन्न होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के सहारे उससे संबंधित जहां पर अन्य अर्थ लक्षित होता है वहां लक्षणा शक्ति काम करती है। इस प्रकार लक्षणा से संबंधित तीन बातें यहाँ देखने को मिलती हैं। पहला है मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, दूसरा है रूढ़ी या प्रयोजन, तीसरा है उससे संबंधित अन्य अर्थ। इन तीनों के आधार पर ही लक्षणा के भेदों का भी विस्तार हुआ है।
और मुख्यार्थ की बाधा का भाव ये है कि वाच्यार्थ का प्रत्यक्ष विरोध हो और वक्ता जो कहना चाहता है उसके समझने में अड़चन हो। फिर भी प्रयोग के प्रचलन से अर्थात रूढ़ि के कारण अथवा किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि अर्थात किसी प्रयोजन से कोई एक ऐसा अन्य अर्थ निकले जो वाच्यार्थ से सीधा संबंध रखता हो। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं, कोई कहता है कि मेरा कुत्ता शेर का चाचा है। यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हुआ है। कुत्ता भला शेर का चाचा कैसे हो सकता है? फिर भी प्रयोजन के सहारे यह अर्थ निकलता है कि आवाज और भयंकरता में वह शेर से भी बढ़कर है। इसी उद्देश्य के कारण इस वाक्य का यह अर्थ निकल आया है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण में जैसे किसी मनुष्य के विषय में कहा गया है कि वह पूरा ऊंट है। उस मनुष्य के ऊंट होने में बाधा है। भला कोई मनुष्य ऊंट कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, उसके लंबे होने के कारण रूढ़ि के द्वारा ऊंट से उसकी समानता होने के कारण ही कहा गया है कि जैसे ऊंट लंबा होता है वैसे ही वो व्यक्ति भी लंबा है। इसी समानता के कारण कहा गया है कि वह व्यक्ति जो है वो ऊंट है, उसे ऊंट कहा गया है। इस प्रकार शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इसके बाद इनके जो भेद है इनके भी भेद होते हैं, तो जिसको हम आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।